अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है मुझे काटो नाग पार्ट 4। ब्रूटस ने सियापोश नादिया और जासूस डेविस को बताया कि उसकी इतला के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी परसों शाम को काहिरा में दाखिल हो रहा है। हमें उसी रात उसका काम तमाम कर देना होगा। सियापोश नादिया ने पूछा, क्या हम महल में उस पर हमला करेंगे? ब्रूटस बोला, इसके लिए मेरा मंसूबा बड़ा पुरस्कार और हैरत अंगेज है। ब्रूटस का मंसूबा ये था कि उसने वादिये नील का एक सबसे जहरीला सांप इस मकसद के लिए पाल रखा था। अपने खास आदमियों के हाथों उसने उस सांप को मुल्क शाम रवाना कर दिया था, जहां खुफिया तौर पर शाही धोबी से मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कपड़े सांप को सूंघा दिए गए थे। फिर उस सांप को सुल्तान सलाहुद्दीन के कपड़ों का यूं दुश्मन बना दिया कि उन कपड़ों से उसे बार बार तंग किया जाता। ये काम ब्रूटस की निगरानी में माहिर सपेरों ने किया था। ये सपेरे मुल्क शाम के बड़े तजुर्बाकार सपेरे थे। उन्हें यह बिल्कुल नहीं बताया गया था कि ये कपड़े सुल्तान अयूबी के हैं। सुल्तान के कपड़ों में सिर्फ उसकी शाही बुनियाने और कमरबंद शामिल था, जो ब्रूटस ने शाही धोबी से सिर्फ 2 रोज के लिए हासिल किया था। अब वादिये नील के सांप की यह हालत हो गई थी कि जो ही उसे मिट्टी के कूजे से बाहर निकाला जाता, वो पुंकार कर उस तरफ दौड़ता जिधर से उसे उन दुश्मन कपड़ों के मालिक की बू आ रही होती। ये खतरनाक मंसूबा अभी ब्रूटस के अय्यार जहन में ही था। उसने सियापोश नादिया और डेविस को वक्त से पहले बताने की जरूरत महसूस न की और कहा, वक्त आने पर मैं तुम्हें अपने मंसूबे से आगाह कर दूंगा। अभी तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ और मेरे अगले अहकामात का इंतजार करो। जो ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र में दाखिल हो, तुम सीधे मेरे पास चले आना। अब यहाँ से बाहर निकलकर जिधर से आए हो उधर ही वापस चले जाओ। मारिया को अफसोस हुआ कि ब्रूटस जासूस ने अपने मंसूबे को जाहिर नहीं किया था, लेकिन वो मुतमईन थी कि जो ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र में आया, वो सीधी ब्रूटस के पास पहुंच जाएगी ताकि उसके खतरनाक मंसूबे से आगाह हो जाए और सुल्तान की जिंदगी की हिफाजत कर सके। उसने वापस आकर नाग को ब्रूटस के बारे में बताया तो नाग बोला, मालूम होता है इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ यहाँ जासूसी का पूरा जाल फैला रखा है। कोई बात नहीं, हम हर हालत में सुल्तान की हिफाजत करेंगे। अभी हम सिपा सालार से इस सिलसिले में कोई बात नहीं करेंगे। सुल्तान को काहिरा में आ जाने दो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ब्रूटस और सियापोश नादिया को अपनी निगाहों में रखो। मारिया ने कहा, मैं कल सुबह फिर सियापोश नादिया के यहाँ जाऊंगी। नाग शाम तक सिपा सालार के महल में ही रहा। शाम के बाद वापस अपने मेहमान खाने में आ गया। मारिया भी उसके पास ही रही। उस वक्त तक यही ख्याल था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कल शाम को काहिरा आएगा, मगर सब हैरान रह गए जब दूर से घोड़ों की गर्द उड़ती दिखाई दी और फिर शाही दस्तों ने आकर खबर दी कि सुल्तान मुअज्जम मुल्क शाम से तशरीफ ले आए हैं। मालूम हुआ कि मुखबरों ने यरूशलेम की सूरत हाल आकर बताई तो सुल्तान अयूबी ने उसी वक्त काहिरा रवाना होने का फैसला कर लिया ताकि यरूशलेम पर चढ़ाई के मंसूबे को अमली शक्ल दी जाए। हकीकत यह है कि जासूस ब्रूटस के आदमियों ने उसके दिन के वक्त ही आकर खबर कर दी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन कल की बजाय आज शाम को ही काहिरा पहुंच रहे हैं। चुनाचे वो उसी वक्त सियापोश नादिया के मकान में आ गया और डेविस को भी वहीं बुला लिया। ये वो वक्त था जब मारिया और नाग शाही महल में सिपा सालार के पास बैठे थे। शाही महल में अभी तक किसी को कानो कान खबर न हुई थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन कल की बजाय आज शाम को पहुंच रहा है, वरना नाग फौरन मारिया को ब्रूटस के तय खाने की तरफ रवाना कर देता कि वो उसकी खतरनाक साजिश का पता करके आए। अब सूरत हाल ये बन गई थी कि मारिया तो नाग के पास बेफिक्र होकर बैठी थी और जासूस ब्रूटस सियापोश नादिया और डेविस को अपने जहरीले सांप वाली स्कीम बता रहा था। ये सांप बेहद जहरीला है और जिसको डसता है वो पानी भी नहीं मांगता और उसका जिस्म फट जाता है। इसे मैंने कई रोज से भूखा प्यासा रखा हुआ है और वो सुल्तान अयूबी के कपड़ों की बू पर लगा हुआ है। उसके जहन में ये बात बिठा दी गई है कि जिस शख्स के जिस्म से ये खास बू आ रही है वही उसका दुश्मन है और उसने उसका दाना पानी बंद कर देना है। इस मकसद के लिए मैंने शाही धोबी को रिश्वत देकर सुल्तान अयूबी के कमरबंद और बुनियान का एक टुकड़ा हासिल कर लिया था और उस टुकड़े में सुल्तान के जिस्म की बू रची हुई है। कपड़े के उस टुकड़े से मैंने जहरीले सांप का कई बार गला घूंटने की कोशिश करते हुए उस पर यह असर बिठाना चाहा कि जिस आदमी की ये बुनियान है वो उसका जानी दुश्मन है। फिर उसने डेविस और सियापोश नादिया को अपनी सारी स्कीम समझा दी। नादिया, इस सिलसिले में तुम्हें अहम किरदार अदा करना होगा। अगरचे तुम्हारा काम इतना खतरनाक नहीं है, मगर तुम्हें इंतहाई एहतियात और जिम्मेदारी से काम लेना होगा। यही वजह है कि मैंने इस काम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। सियापोश नादिया ने पूछा, क्या मुझे शाही महल में जाना होगा? ब्रूटस ने कहा, नहीं, शाही महल के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सांप खुद ब खुद शाही महल में दाखिल हो जाएगा और अपने दुश्मन यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को तलाश करेगा। तुम्हें सिर्फ ये करना होगा कि रात जब आधी से ज्यादा गुजर जाए और हर तरफ अंधेरे और खामोशी की हुक्मरानी हो जाए तो तुम इस सांप की पटारी लेकर शाही महल के पिछले दरवाजे के करीब जाओगी। वहां अंधेरे में सांप को छोड़ देना। उस दरवाजे के ऊपर दूसरी मंजिल में सुल्तान सलाहुद्दीन की ख्वाबगाह है और वो वहीं आराम करता है। उसके बाद सांप खुद ब खुद अपना काम कर लेगा। सियापोश नादिया ने कहा, मैं तैयार हूँ। शाबाश,
ब्रूटस ने नादिया की हौसला अफजाई की और कहा, रिचर्ड की तरफ से तुम्हें इसका भारी इनाम दिया जाएगा। तुम्हें आज रात अंधेरा होते ही जहरीला सांप पहुंचा दिया जाएगा। उसे यहाँ मत खोलना, डेविस तुम्हें सांप की पटारी पहुंचा देगा। ये कहकर ब्रूटस अपने बाग वाले मकान की तरफ और डेविस अपनी दुकान की तरफ चल दिया। स्यापोश नादिया अपने मकान पर ही रही। दोपहर के वक्त मारिया नाग के कहने पर हालात का जायजा लेने के लिए शाही महल से निकली। सबसे पहले वो ब्रूटस के बाग में गई। उसने देखा कि ब्रूटस अंगूर के बाग में मजदूरों से काम करवा रहा था। वहां नादिया और डेविस में से कोई नहीं था। वहां से मारिया सीधी जासूस डेविस की दुकान पर पहुंची। वो ग्राहकों को कालीन दिखा रहा था। वहां भी कोई गैर मामूली बात नहीं थी। वहां से मारिया स्यापोश नादिया के मकान पर आई। नादिया भी घर के कामकाज में लगी थी। मारिया ने नाग को वापस आकर बताया कि वो लोग मामूल के मुताबिक अपने कामों में लगे हुए हैं और कोई खतरनाक बात मुझे नजर नहीं आई। नाग ने कहा, फिर भी हमें उनकी तरफ से गाफिल नहीं रहना होगा, क्योंकि सुल्तान काहिरा पहुंच गए हैं। ये लोग जरूर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम को सालार आला और सिपा सालार से मुलाकात की और यरूशलेम की सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया, क्योंकि वो बहुत जल्द यरूशलेम को ईसाई कब्जे से आज़ाद कराना चाहता था। सिपा सालार ने नाग का जिक्र करते हुए बताया कि वो शहजादी साहिबा और उनके बच्चों को यरूशलेम से निकाल कर ले आया है। इस पर सुल्तान अय्यूबी ने कुछ देर गौर करने के बाद हुक्म दिया कि नाग को पेश किया जाए। नाग को इतला मिली तो फौरन सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कमरे खास में सिपा सालार और सालार आला के साथ मसनद पर तशरीफ फरमा था। उसके चेहरे से पाकीज़गी, शराफत, बहादुरी और वजाहत टपकती थी। तलवार उसके पहलू में थी। सुल्तान ने गहरी निगाह नाग पर डाली। नाग ने जाते ही अदब से सलाम किया और खामोश खड़ा हो गया। सुल्तान ने उसे बैठने का इशारा किया। नाग एक कुर्सी पर बैठ गया। सिपा सालार के कहने पर नाग ने सुल्तान को यरूशलेम में ईसाई फौजों की तादाद और जंगी चौकियों के बारे में पूरी मालूमात मुहैया कर दी। नाग ने सुल्तान को यह भी बताया कि अगरचे यरूशलेम की मुस्लिम आबादी के साथ रिचर्ड की फौजों का सलूक बहुत अच्छा है, मगर रिचर्ड के साथ यूरोप के दूसरे मुल्कों के जर्नैल भी अपनी अपनी फौजों के साथ शरीक हैं और उनके फौजी मुसलमानों से बुरा सलूक करते हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर फसादात भी हुए हैं और यरूशलेम के अक्सर मुसलमान सुल्तानी मुअज्जम की आमद के इंतजार में हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर कहा, खुदा मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे, हम बहुत जल्द उनकी मदद को पहुंचेंगे। सुल्तान ने नाग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे रुखसत कर दिया और सालार आला से यरूशलेम पर चढ़ाई की तफसीलात तय करने में मसरूफ हो गया। नाग वापस अपने कमरे में आया तो मारिया ने पूछा कि सुल्तान से क्या बातें हुई। नाग ने कहा, मैंने सुल्तान मुअज्जम को तमाम हालात से आगाह कर दिया है। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। मेरा ख्याल है कि सुल्तान की फौजें 2-1 रोज में यरूशलेम पर चढ़ाई करने वाली हैं। मारिया कहने लगी, मैं एक बार फिर स्यापोश नादिया के यहाँ चक्कर लगाती हूँ। ये जासूस भी जरूर अपनी रेशा दवानियों में लगे हुए होंगे। नाग ने कहा, होशियार होकर जाना, वो लोग तिलिस्म भी कर सकते हैं। मारिया बोली, मैं उनसे धोखा खाने वाली नहीं हूँ, तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। मारिया ने स्यापोश नादिया के मकान पर जाकर देखा कि वो दस्तरख्वान पर अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी खाना खा रही थी। मारिया कुछ देर वहां ठहरकर ब्रूटस के यहाँ और फिर डेविस जासूस की दुकान पर आ गई। वो लोग भी खाना वगैरह खाने में मसरूफ थे। कोई गैर मामूली नकलो हरकत मारिया को दिखाई ना दी। वो वापस आ गई और नाग को इतला दी कि सब खैरियत है। नाग फिक्रमंद होकर कहने लगा, मुझे सब खैरियत नजर नहीं आती मारिया। बहरहाल सुल्तान के खिलाफ साजिश तैयार की जा चुकी है और अब सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है। मारिया बोली, हम भी चौकस हैं, तुम फिक्र न करो, मैं थोड़ी देर बाद जाकर उन जासूसों को देख आया करूंगी। आधी रात से पहले मारिया फिर स्यापोश नादिया के मकान पर गई। नादिया बिस्तर पर लेटी थी, शायद वो सो रही थी। मारिया वहां से ब्रूटस के घर गई। वो भी बिस्तर पर लेटा था, उसकी आंखें बंद थीं। असल में वो और स्यापोश नादिया आधी रात होने का इंतजार कर रहे थे। मारिया ये समझी कि वो आराम से सो रहे हैं। मारिया ने वापस आकर नाग को तसल्ली दी कि वो लोग अभी तक कुछ नहीं कर रहे। नाग ने कहा, मेरा दिल कह रहा है कि वो बहुत कुछ कर रही हैं, मगर खामोशी और खुफिया तरीके से कर रही हैं। मारिया ने कहा कि वो लोग तो अपने अपने घरों में खामोश लेटे हैं। नाग ने जवाब में कहा, वो अहकामात सादिर कर चुके हैं मारिया, हमें चौकस रहना होगा। मारिया बोली, कभी कभी तुम्हें वहम होने लगता है नाग भैया, जब वो जरा सी हरकत भी करेंगे मुझे पता चल जाएगा। मैं तो हर 2-2 घंटे के बाद उनकी निगरानी करती हूँ। मगर जब आधी रात हो गई तो मारिया स्यापोश नादिया की निगरानी करने के बाद चली गई थी और फिर स्यापोश नादिया के घर के दरवाजे पर अंधेरी रात में किसी ने 2 बार खास अंदाज में दस्तक दी। नादिया ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर एक स्यापोश आदमी खड़ा था। उसने कुछ कहे बगैर नादिया की तरफ एक छोटी सी पटारी बढ़ाई और खामोशी से वापस अंधेरे में गायब हो गया। उस पटारी में वादी नील का वो पालतू जहरीला सांप था जिसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कपड़े सुंघाकर उसे उसका दुश्मन बना दिया गया था। स्यापोश नादिया ने पटारी मेज पर रख दी, फिर अपने जिस्म के गिर्द एक और स्याह चादर लपेटी, पटारी को चादर के अंदर छुपाया
और घोड़े पर सवार होकर शाही महल को जाने वाली सुनसान सड़क पर रवाना हो गई। महल के पिछवाड़े एक जगह दरख्तों में वो उतर गई। उसने घोड़े को दरख्त के साथ बांधा और पटारी छुपाए महल के अकबी दरवाजे वाली दीवार की तरफ बढ़ी। वहां उस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ महल के ऊपर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे, मगर उनकी तवज्जो दूसरी तरफ थी, क्योंकि महल का अकबी दरवाजा हमेशा बंद रहता था और उस तरफ से सिवाय शाही खानदान के लोगों के दूसरा कोई नहीं गुजर सकता था। नादिया अंधेरे में नजर नहीं आ रही थी। वह दीवार के साथ जाकर बैठ गई। ऊपर दूसरी मंजिल वाली खिड़की बंद थी। ये खिड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ख्वाबगाह की थी और अंदर एक धीमा शमादान रोशन था। नादिया ने दीवार के करीब जाते ही पटारी को उलट दिया और पीछे को दौड़ पड़ी। पटारी में से स्याह रंग का छोटा मगर बेहद जहरीला सांप फुंकार मारकर दीवार पर चढ़ने लगा। वो खिड़की की तरफ जा रहा था। सांप को सुल्तान अय्यूबी के जिस्म की बू बराबर आ रही थी। ये बू ऊपर वाली खिड़की में से आ रही थी। सांप को इस बू का दुश्मन बना दिया गया था। उसके जहन में बिठा दिया गया था कि जिसकी बू से आ रही है वो उसका दुश्मन है और उसे हलाक करने की कोशिश में है। और सांप की ये फितरत है कि वो वैसे किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जब उसे एहसास हो जाए कि कोई उसे हलाक करना चाहता है तो वो उस पर जरूर हमला करता है। सांप तेजी से दीवार पर रेंगता हुआ खिड़की के ऊपर आ गया। खिड़की बंद थी। सांप अंदर जाने के लिए रास्ता तलाश करने लगा। आखिर उसे एक जगह सुराख मिल गया। सांप सुराख में से अंदर दाखिल हो गया। ख्वाबगाह में शमा की धीमी रोशनी में सुल्तान अय्यूबी गहरी नींद सो रहा था। उसके करीब ही पाइंती की तरफ उसका खास मुहाफिज काचार तलवार कमर के साथ लटकाए बंद दरवाजे के आगे टहल रहा था। सांप ने सुल्तान अय्यूबी की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अचानक मुहाफिज काचार को सांप की फुंकार की आवाज सुनाई दी। वो तड़प कर पीछे मुड़ा। उसने एक स्याह सांप को सुल्तान के बिस्तर की तरफ जाते देखा तो तलवार निकालकर सांप पर हमला कर दिया। सांप ने उछलकर मुहाफिज काचार को डस दिया, मगर काचार ने गिरते गिरते तलवार के एक ही वार से सांप के 2 टुकड़े कर दिए। सांप के दोनों टुकड़े कालीन पर तड़पने लगे। सुल्तान की आंख खुल गई। उसने काचार को कालीन पर गिरे हुए और सांप के तड़पते टुकड़ों को देखा तो फौरन बिस्तर से उठकर काचार को संभाला। काचार ने कहा, किसी दुश्मन ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए? और काचार पर बेहोशी तारी होने लगी। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सुल्तान ने उसी वक्त शाही हकीम और मुहाफिजों को बुला लिया। 1 मिनट से भी कम वक्त में शाही हकीम और सिपाही और सिपा सालार और सालार आला वहां पहुंच गए। हकीम ने सबसे पहले काम यह किया कि मुहाफिज काचार को एक ऐसी दवा पिला दी जिसने सांप के जहर को खून के सुरख ज़र्रात को तबाह करने से थोड़ी देर के लिए रोक लिया। इतनी देर में नाग और मारियो को भी इस वाक्य का पता चल गया। नाग लपक कर शाही महल में जा पहुंचा। मुहाफिज काचार को एक खास कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया गया था। वो बेहोश था। शाही हकीम उसका इलाज कर रहा था, मगर सांप का जहर तेजी से उसके जिस्म में फैलने लगा था। सुल्तान मुअज्जम और सिपा सालार वहां पर खुद मौजूद थे। सुल्तान अय्यूबी ने शाही हकीम से कहा, हम हर हालत में अपने मुहाफिज को जिंदा देखना चाहते हैं। इसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करनी चाहिए थी। ये सांप दुश्मनों ने हमें हलाक करने के लिए भेजा था, जिसका निशाना हमारा मुहाफिज बन गया। शाही हकीम ने अपना सर हिलाते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं तमाम दवाएं आजमा चुका हूं, मगर अभी तक कोई दवा कामयाब साबित नहीं हुई। मैंने पहले जो दवा पिलाई थी उसने थोड़ी देर के लिए काचार के खून के जर्रात को तबाह होने से रोक दिया था, मगर अब ये खून के जर्रे दोबारा तबाह होना शुरू हो गई हैं। सुल्तान अय्यूबी ने फिक्रमंद होकर कहा, हकीम हाजिक, जिस तरह भी हो सके हमारे जानिसार को बचाने की कोशिश करें। अब नाग ने आगे बढ़कर सुल्तान की खिदमत में ताजीम पेश की और कहा, सुल्तान मुअज्जम, अगर इस खाकसार को इजाजत हो तो ये भी कुछ कोशिश करे। शाही हकीम ने भवें उठाकर नापसंदीदा अंदाज से नाग की तरफ देखा और बोला, बरखुरदार, जहां हमारे बुजुर्गों के शाही नुस्खे नाकाम हो गए हैं वहां तुम अनाड़ी क्या करोगे? नाग ने बड़े अदब से कहा, हजूर, कोशिश करना इंसान का फर्ज है, मुझे कोशिश करके देख लेने दीजिए। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इस नौजवान नाग को इलाज करने की इजाजत है। हम किसी भी तरह अपने जानिसार मुहाफिज को सेहतमंद देखना चाहते हैं। हमारा मकसद यह है कि वो मौत के मुंह से बच जाए। सिपा सालार ने नाग को आगे बढ़ने का इशारा किया। शाही हकीम ने अदब से कहा, हजूर अनवर, ये नौजवान कोई बाकायदा हकीम नहीं है। इस बात का खतरा है कि मरीज की हालत ज्यादा खराब ना हो जाए। सुल्तान ने कहा, हम नाग को इलाज करने की इजाजत देते हैं। शाही हकीम ने अदब से सर झुकाया और पीछे हट गया। सुल्तान अय्यूबी ने नाग से कहा, तुम किस तरह से इलाज करोगे? तुम्हारे पास तो कोई दवाई भी नहीं है। नाग बोला, हजूर अनवर, मेरा इलाज करने का अपना तरीका है। शाही हकीम ने तुनक कर कहा, आखिर कोई तो दवाई तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम करोगे क्या? नाग ने ताजीम करते हुए अदब से कहा, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मैं सिर्फ इतना करूंगा कि एक सांप को बुलाऊंगा जो जहर इसके जिस्म से वापस खींच लेगा। ये सुनकर सब हैरानी से नाग की तरफ तकने लगे। सुल्तान अय्यूबी भी खामोश और किसी कदर हैरान था। नाग ने सुल्तान की तरफ देखकर पूछा, सुल्तान मुअज्जम, क्या इजाजत है मुझे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हाँ, जो कुछ करना है जल्दी करो,
हमारे मुहाफिज को मौत के मुंह में नहीं जाना चाहिए। नाग ने कहा, मैं दरख्वास्त करूंगा कि सब लोग शाही मुहाफिज के पलंग से थोड़ा पीछे हट जाएं और जब तक मैं ना कहूं कोई हरकत ना करें। सब पीछे हट गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी 4 कदम पीछे हटकर तख्त पर बैठ गया। शाही हकीम और सिपा सालार हैरानी से नाग की तरफ देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है और जो कह रहा है क्या वो कर भी सकेगा कि नहीं। नाग ने फौरन सांप की जुबान में मुंह से सीटी की बारीक आवाज निकाल ली। उसने सांप की जुबान में एक सांप को आवाज देकर वहां फौरन पहुंचने का हुक्म दिया। उस वक्त एक सांप शाही महल के बाग में जैतून की झाड़ियों में छुपा हुआ था। नाग देवता का हुक्म सुनते ही वो तेजी से झाड़ियों में से निकलकर दीवार पर ईंटता हुआ कमरे में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सिपा सालार और शाही हकीम ने एक सांप को कमरे में आकर नाग के आगे अपने सर को झुकाकर ताजीम बजा लाते हुए देखा तो हैरानी से एक दूसरे को तकने लगे। नाग ने उस सांप से कहा, इस आदमी को एक सांप ने डस दिया है, फौरन इसके जिस्म से सारे जहर को खींचकर बाहर फेंक दो। सांप हुक्म पाते ही पलंग पर आ गया और जहां काचार को सांप ने डसा था वहां जख्म पर मुंह रख दिया और जहर को खींचना शुरू कर दिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जहर को बाहर उगल देता। जब काचार के जिस्म से सारा जहर खींच लिया गया तो सांप ने अर्ज की, अजीम नाग देवता, मैंने इस आदमी के जिस्म से सारा जहर खींच लिया है, अब इसके खून में जहर का एक जर्रा भी बाकी नहीं बचा। नाग ने सांप की जुबान में कहा, अब तुम जा सकते हो। सांप ने अपना फन नाग के आगे झुकाया और जिधर से आया था उधर ही चला गया। नाग ने सुल्तान अय्यूबी की तरफ देखकर कहा, सुल्तान मौज़म, काचार के जिस्म में अब सांप का जहर बिल्कुल नहीं है, इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। सुल्तान ने खुश होकर कहा, नौजवान तुमने कमाल कर दिया, ये हिकमत तुमने कहाँ से हासिल की है। नाग ने अदब से कहा, सुल्तान मौज़म, अफ्रीका के एक बुजुर्ग सपेरे ने मुझे ये हिकमत सिखाई थी। सुल्तान ने पूछा, क्या काचार वाकई जिंदा हो जाएगा। शाही हकीम ने कहा, हजूर अनवर, ये महज सपेरों की शोबदेबाजी है। जिस सांप ने काचार को डसा था वो बेहद जहरीला सांप था। मुझे नाग की हिकमत पर एतबार नहीं है। अब यह जुमला उसकी जुबान पर ही था कि काचार ने आंखें खोल दी। सबके चेहरों पर सिवाय हकीम के खुशी की लहर दौड़ गई। सुल्तान मौज़म ने काचार के सर पर शफकत से हाथ रखकर कहा, काचार, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। काचार ने कहा, सुल्तान मौज़म, मैं अपने अंदर जिंदगी की भरपूर ताकत महसूस कर रहा हूँ। और इसके साथ ही वो उठकर बैठ गया। अब तो शाही हकीम लाजवाब हो गया। नाग ने सुल्तान से अर्ज की, सुल्तान मौज़म, आपके दुश्मनों ने नसीबे दुश्मना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। दुश्मन इसी शहर में है। मुझे इजाजत दीजिए मैं उनको गिरफ्तार करके आपके हजूर पेश करूं। सुल्तान ने कहा, मगर तुम्हें उनका कैसे पता चलेगा। नाग ने कहा, हजूर अनवर, मेरे पास एक और हिकमत है जिसकी मदद से मैं दुश्मनों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। सुल्तान मौज़म ने कहा, तुम्हें हमारी तरफ से इजाजत है। उस वक्त मारिया नाग के करीब ही मौजूद थी, मगर वो खामोश थी। वहां उसके बोलने की जरूरत नहीं थी। नाग ताजीम बजा लाने के बाद सुल्तान की खिदमत से रुखसत लेकर वापस राहदारी में आया तो मारिया ने कहा, ये उस डेविस, ब्रूटस और स्यापोश नादिया की साजिश थी। नाग बोला, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि वो लोग अपना काम कर चुके हैं, जब ही आराम से सो रहे हैं। अब तुम फौरन उनके पास जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। मारिया फिजा में परवाज कर गई। वह सबसे पहले सीधी स्यापोश नादिया के मकान पर पहुंची, मगर स्यापोश नादिया वहां पर नहीं थी। मकान में उनका जो खास मुखबर था उसने फौरन उसे खबर कर दी थी कि सांप सुल्तान को डसने में कामयाब नहीं हो सका। उसने सुल्तान की बजाय सुल्तान के मुहाफिज को डस दिया है और सांप को मार दिया गया है। स्यापोश नादिया ने यह सुना तो फौरन डेविस के पास पहुंची, उसे सब कुछ बताया। वो बोला, ये बड़ी बुरी बात हुई है। सुल्तान को अपने खिलाफ साजिश का इल्म हो गया होगा। हम खतरे में हैं, फौरन ब्रूटस की तरफ चलो। दोनों घोड़ों पर सवार होकर सीधे ब्रूटस के मकान पर पहुंचे। ब्रूटस जाग रहा था। जब उसे इस मामले की खबर मिली तो परेशान होकर बोला, अगरचे वो सांप मर गया है, मगर शाही महल में सुल्तान के कत्ल की साजिश बेनकाब हो गई है। वहां हमारे 2 मुखबर मौजूद हैं। खतरा है कि वो गिरफ्तार न कर लिए जाएं, इसलिए हमें फौरन रूपोश हो जाना चाहिए। इसके फौरन बाद ब्रूटस ने कुछ जरूरी सामान साथ लिया और डेविस और स्यापोश नादिया से कहा, तुम लोग भी अपने अपने मकान को ताले लगाकर अपनी चीजें इधर उधर छुपाकर सुरख टीले के अकब में पहुंच जाओ। मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वहां से हम कुछ दिनों के लिए दरिया नील के दलदली जंगलों में जाकर छुप जाएंगे। चुनाचे जब मारिया ब्रूटस, डेविस और स्यापोश नादिया के मकान पर पहुंची तो वो फरार होकर दरिया नील के दलदली इलाके में किसी खुफिया मुकाम पर पहुंच चुके थे। मारिया ने शहर के अंदर और बाहर जगह जगह उन्हें तलाश किया, मगर वो उसे कहीं ना मिले। मायूस होकर वो नाग के पास आ गई और बताया कि 3 जासूस गायब हैं। नाग सोचने लगा 3 जासूसों का पकड़ा जाना जरूरी था। फिर उसने मारिया से कहा, सवाल ये पैदा होता है, इतनी जल्दी आधी रात को उन लोगों को किसने खबर कर दी कि सुल्तान मौज़म पर सांप का हमला नाकाम हो गया है। इसका मतलब यही निकलता है कि उनका कोई ना कोई मुखबर शाही महल में पीटर के अलावा भी है। मारिया ने कहा, हाँ, इसका तो यही मतलब निकलता है। सवाल यह है कि वो कौन है। हमें उसको सबसे पहले तलाश करना चाहिए, क्योंकि उसकी मदद से सुल्तान पर दूसरी बार भी कातिलाना हमला हो सकता है।
नाग टहलने लगा। वो बेचैन था, उसका जहन बड़ी तेजी से सोच रहा था। कहने लगा, सबसे पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि आधी रात को भी थोड़ी देर पहले शाही महल से निकलकर शहर की तरफ कौन गया था, क्योंकि कोई आदमी जरूर यहाँ से निकलकर स्यापोश नादिया को खबर करने गया है। मारिया ने कहा, इस सिलसिले में तुम्हें शाही महल के पहरेदार से बात करनी चाहिए, क्योंकि रात को शाही महल का सिर्फ एक ही दरवाजा खुला होता है जहाँ शाही मुहाफिज पहरा दे रहा होता है। रात को महल से जो कोई भी निकला होगा वो उसी दरवाजे से निकला होगा और उसने पहरेदार को कोई बहाना बनाकर बाहर जाने की इजाजत तलब की होगी। नाग ने कहा, तुम मेरे साथ आओ, हम शाही दरवाजे के पहरेदार से अभी जाकर मिलते हैं। तुम खामोश रहना, मैं उससे बात करूंगा। वो मेरी शक्ल से वाकिफ है, वो जानता है कि मैं शाही मेहमान हूँ। नाग उस वक्त इंसानी शक्ल में ही था। शाही मेहमान खाने से निकलकर शाही महल के उस दरवाजे की तरफ चला जो रात को खुला होता था और पहरेदार वहां पर हर वक्त मौजूद रहता था और उसकी इजाजत के बगैर ना कोई बाहर जा सकता था और ना कोई अंदर आ सकता था। पहरेदार ने नाग को मशाल की रोशनी में पहचान लिया और एहतराम से बोला, आप इस वक्त कहाँ तशरीफ ले जा रही हैं? नाग ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा दोस्त, मैं तुमसे एक जरूरी इतला लेने आया हूँ। पहरेदार को भी पता चल चुका था कि सांप ने सुल्तान मुअज्जम के मुहाफिज को डस दिया था और अब शाही हकीम की दुआ से वो ठीक हो रहा है। उसे कुछ मालूम नहीं था कि ये काम नाग की वजह से सर अंजाम दिया गया है। उसने नाग से पूछा, आप क्या पूछना चाहते हैं जनाब? नाग ने कहा, अभी कोई एक आध पहर पहले शाही महल से कोई शख्स निकलकर शहर की तरफ गया था। पहरेदार ने फौरन कहा, हाँ, अभी आधी सात गुजरी के शाही महल का आबदार जाफल ये कहकर शहर की तरफ गया था कि शाही मुहाफिज को सांप ने डस लिया है और वह एक जरूरी जड़ी बूटी लाने दरिया पर जा रहा है। नाग और मारिया समझ गए कि यह आबदार ही वो मुखबर और जासूस है जो शाही महल में रहकर ब्रूटस और डेविस के लिए जासूसी करता है और उसने उन लोगों को जाकर खबर की थी कि सुल्तान बच गया है और सांप ने सुल्तान की बजाय मुहाफिज काचार को डस दिया है। नाग ने पूछा, वो कितनी देर बाद वापिस आया था? पहरेदार ने कहा, उसे ज्यादा देर शहर में नहीं लगी थी, थोड़ी देर बाद ही वापस आ गया था। उसके हाथ में एक जड़ी बूटी भी थी। नाग को मालूम था कि शाही हकीम ने किसी को जड़ी बूटी लाने के लिए दरिया पर नहीं भेजा था। नाग ने पहरेदार का शुक्रिया अदा किया और वापस चल दिया। कमरे में आकर उसने मारिया से कहा, यह जाफल ही जासूस है जो पीटर के साथ मिलकर शाही महल में रिचर्ड के लिए जासूसी करता है। मारिया ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करवा देना चाहिए। नाग बोला, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि उसके साथ शाही महल का कोई और आदमी तो शामिल नहीं है। मैं सुबह उस आबदार जाफल से मिलता हूँ। मारिया ने पूछा, तुम उसे क्या कहकर मिलोगे? उसे कहीं शक ना हो जाए। नाग मुस्कुराया, तुम मुझे इतना नाड़ी ना समझो मारिया, मैं एक मंसूबा बनाकर उसे मिलूंगा। तुम मेरे साथ ही होगी, देखना मैं उसे किस तरह मिलता हूँ। आओ अब चलकर काचार की खबर लेते हैं। सुल्तान और सिपा सालार वहां से जा चुके थे। कमरे में शाही हकीम और काचार ही थे। काचार पलंग पर उठकर बैठ गया था। सांप के जहर का असर बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसे बता दिया गया था कि नाग की वजह से वह मौत से बच गया है। जब नाग उसकी खैरियत दरियाफ्त करने वहां पहुंचा तो शाही मुहाफिज काचार ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बरादरम मोहतरम, मैं आपका यह एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगा। आपकी वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। नाग ने कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह ही के हाथ में है। हाँ, मैं तुम्हें अच्छा करने में मददगार जरूर साबित हुआ हूँ और मुझे इसकी खुशी है। शाही हकीम की नाग की वजह से किरकिरी हो गई थी, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता था। उसने नाग से कोई बात ना की। शाही मुहाफिज से कहा कि वो ज्यादा बात न करे, अभी उसमें कमजोरी बाकी है और अब आराम करे। शाही मुहाफिज काचार बोला, मगर हकीम साहब, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूँ। शाही हकीम ने नाग पर तंज करने की कोशिश करते हुए कहा, भाई काचार, ये जो सांपों के शोबदे दिखाने वाले होते हैं, इनके इलाज का कोई भरोसा नहीं होता। हम जद्दी पुश्ती हकीम हैं, हमारी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। मारिया को शाही हकीम की ये बात बुरी लगी। हकीकत भी ये थी कि शाही महल में रहते हुए शाही हकीम मगरूर हो गया था और वो अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। मारिया ने नाग के कान में सरगोशी की, मैं इस मगरूर शख्स को मजा चखाऊं? नाग ने आहिस्ता से कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। शाही हकीम ने पलटकर नाग की तरफ देखा और नफरत से कहा, अच्छा तो तुम हवा से बातें भी करते हो, ये भी तुम्हारा कोई नया मदारीपन होगा। नाग ने कहा, मैं जिससे बातें कर रहा था वो अगर चाहे तो तुम्हें इस महल से उठाकर बाहर सहरा में फेंक सकती है। शाही हकीम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए नाग की तरफ घूर कर देखा और कहा, गरूर मुझ में भी जरूर है, जो बुरी बात है, मगर तुम गुस्ताख हो, तुम बड़ों का अदब करना नहीं जानते। अल्लाह ताला बेअदब को पसंद नहीं करता। मारिया ने भी महसूस किया कि नाग को शाही हकीम के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक बुजुर्ग आदमी था। नाग ने भी दिल में शर्मिंदगी महसूस की, मगर वो खामोश रहा। शाही हकीम उठ खड़ा हुआ और नाग की तरफ देखकर बोला, तुमने सांप को बुलाकर उससे काचार के जिस्म से जहर चूस लेने का शोभा दिखाया और गरूर में आ गए, यहाँ तक कि बड़ों का अदब करना ही भूल गए। लेकिन याद रखो, दुनिया में एक से एक काबिल आदमी मौजूद है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें वो शक्ल दिखा सकता हूं जिसको देखने के लिए तुम और तुम्हारी ये गैबी रूह बेताब है।
नाग के कान खड़े हो गए। मारिया ने भी तजस्सुस से शाही हकीम की तरफ देखा। वो ये कहकर चला गया। नाग वहीं बैठा सोचता रहा कि शाही हकीम जो कुछ उसे कह गया है उसका मतलब क्या है। उस वक्त नाग और मारिया जिस शक्ल को देखने के लिए बेताब थे वो अंबर, केटी और थ्यूसॉन्ग की शक्लें थीं। नाग उठकर कमरे से बाहर आ गया। उसे मारिया की तेज खुशबू बराबर आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो उसके साथ ही है। उसने मारिया से कहा, मारिया, ये शाही हकीम जो कुछ कह गया है तुमने सुना? मारिया बोली, मैं अभी तक उसके अल्फाज पर ही गौर कर रही हूँ। वो हमें किसकी शक्ल दिखाना चाहता है? नाग ने कहा, हम जिस शक्ल को देखने के लिए बेचैन हैं, जाहिर है वो केटी, थ्यूसॉन्ग और अंबर की शक्ल के सिवा और किसकी शक्ल हो सकती है? तो क्या? मारिया ने ताज्जुब से पूछा, क्या ये शाही हकीम हमें अंबर, केटी और थ्यूसॉन्ग की शक्लें दिखा सकता है? नाग बोला, वो तो यही कहकर गया है। मेरा ख्याल है मैं हकीम साहब से जाकर बात करता हूँ, मारिया ने कहा, और अपनी गुस्ताखी की मुआफी भी मांगना। नाग बाग से होता हुआ शाही हकीम के कमरे के बाहर आ गया। एक पहरेदार बाहर खड़ा था। नाग इजाजत लेकर कमरे में दाखिल हो गया। शाही हकीम मसनद पर आराम से बैठा कोई पुरानी किताब पढ़ रहा था। उसने भवें उठाकर नाग की तरफ देखा और संजीदगी से पूछा, क्या आप कोई नया मदारीपन दिखाने आए हो? नाग ने कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गुस्ताखी हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ। शाही हकीम ने किताब बंद कर दी। मसनद से उठकर नाग के करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं जानता हूँ तुम क्या ख्याल लेकर मेरे पास आए हो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आदमी के पास कोई इल्म हो, कोई खास ताकत हो, तो उसे उस पर फख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमाम इल्म, तमाम ताकत अल्लाह ही की दी हुई होती है। इंसान की उसमें कोई खूबी नहीं होती। मेरे साथ आओ, मैं तुम पर यह साबित करना चाहता हूँ कि जिस ताकत का तुम मान करते फिरते हो उसकी कोई हैसियत नहीं है। आओ। मारिया और नाग हैरान थे कि ये शाही हकीम हकीकत में कोई बहुत बड़ा सामरी या जादूगर है जो इतने एतमाद से नाग की ताकत को बच्चों का खेल कह रहा था। शाही हकीम नाग को साथ लेकर अपने कमरे की पिछली कोठरी में आ गया। वहां अंधेरा था। शाही हकीम ने कहा, मैं शमा रोशन करता हूँ। उसने शमा रोशन करके गोल मेज पर रख दी। मेज के पास ही एक कुर्सी रखी थी। शाही हकीम ने नाग को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। सामने दीवार में एक शेल्फ था जो पुरानी किताबों से भरा हुआ था। वहां से हकीम ने किताब खोलकर थोड़ी सी पढ़ी और उसे खोलकर नाग के सामने मेज पर रख दिया। नाग ने देखा, किताब के सफ़े पर कदीम मिस्री जुबान की तहरीर लिखी हुई थी। शाही हकीम ने नाग से कहा, इस किताब पर नजरें जमा दो, तुम्हें वो शक्लें दिखाई देंगी जिनको तुम इस वक्त देखना चाहते हो। मारिया भी नाग के पीछे खड़ी झुककर किताब को तक रही थी। नाग हैरान था कि क्या वाकई उसे केटी, थ्यूसॉन्ग और अंबर की शक्लें नजर आ जाएंगी। शाही हकीम सामने तख्त पर जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर किताब पर जोर से फूंक मारी और नाग से कहा, अब किताब पर देख लो, तुम जिसे देखना चाहते हो कि वो क्या कर रहा है। नाग और मारिया की आंखें किताब पर जमी हुई थीं। अचानक किताब के सफ़े पर से तहरीर गायब हो गई। फिर वहां एक सहरा का मंजर उभर आया। नाग और मारिया ने देखा कि एक ऊंट सहरा में दौड़ा चला रहा है और उस पर अंबर सवार है। अंबर परेशान है और बार बार पीछे तक रहा है। फिर अंबर का ऊंट किताब के सफ़े पर से गुजर गया और अब दूसरा ऊंट नमूदार हुआ। उस ऊंट पर थ्यूसॉन्ग बैठा हुआ था। वो भी परेशान था और बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था। थ्यूसॉन्ग भी सफ़े पर से ऊंट समेत गुजर गया। अब पीछे तीसरा ऊंट नमूदार हुआ। उस ऊंट पर केटी सवार थी, मगर उसके बाल खुले थे। चेहरे से वहशत टपक रही थी। हाथ में तलवार थी, आंखें खुली थीं। वो तलवार को यूं लहरा रही थी जैसे दुश्मन पर हमला कर रही हो। उसके हलक से अजीब किस्म की डरावनी चीखें निकल रही थीं। मारिया और नाग ने केटी की यह हालत देखी तो परेशान हो गए। नाग ने चिल्लाकर कहा, केटी, तुम अपने होश में तो हो? मैं नाग बोल रहा हूँ। केटी ने जैसे नाग की आवाज़ सुन ली थी। उसने नाग की तरफ लाल लाल आंखों से देखा और तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ी, मगर केटी किताब के सफ़े पर थी और किताब के सफ़े पर ही नाग की तरफ तलवार लहरा लहरा कर जैसे उस पर हमला करने की कोशिश करती रही। मारिया और नाग ये देखकर दंग रह गए। मारिया ने नाग के कान में कहा, नाग, ये जादूगरी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। 2 कदम पर तख्त पर बैठे हुए शाही हकीम ने कहा, इस गैबी औरत को कहो कि अगर सच्चाई देखना चाहती हो तो ये औरत किताब से बाहर भी आ सकती है, मगर अभी तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। शाही हकीम ने कुछ पढ़कर दूर ही से फूंक मारी और किताब पर से केटी की शक्ल गायब हो गई और फिर सफ़े पर तहरीर उभर आई। नाग आंखें मलते हुए पीछे हट गया। उसने शाही हकीम से कहा, यह क्या मुअम्मा है मोहतरम? शाही हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, यह वो मुअम्मा है जिसे तुम नहीं जानते। अभी दुनिया में करोड़ों अरबों मुअम्मे ऐसे हैं जिन्हें कोई भी नहीं जानता। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि उसे सारी कायनात का इल्म है। तुम जिन शक्लों को देखना चाहते थे तुमने देख ली हैं, अब तुम जा सकते हो। शाही हकीम तख्त पर नीम दराज हो गया। नाग ने बड़े अदब से कहा, जनाब, केटी, अंबर और थ्यूसॉन्ग मेरे साथी हैं, अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकता। शाही हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, और मारिया तुम्हारे साथ है जो गायब है और ये समझती है कि उसे कोई नहीं देख सकता। मारिया अपनी जगह पर कांप गई। तो क्या ये शख्स उसे देख रहा है? नाग ने कहा, मोहतरम,
आप हमारे राजों से वाकिफ हैं। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे और मारिया को केटी, थ्योसोंग और अंबर से मिलवा दीजिए। अब मारिया ने आहिस्ता से कहा, क्या आप मुझे देख रहे हैं जनाब? शाही हकीम बोला, मैं जब और जिस वक्त चाहूं तुम्हें देख सकता हूं। मैं इस वक्त भी तुम्हें देख रहा हूं और उस वक्त भी देख रहा था जब तुम नाग के साथ शाही महल में दाखिल हुई थी। नाग ने पूछा, लेकिन जनाब केटी की यह हालत कैसे हुई? वो हमारी दुश्मन क्यों हो गई है? ये क्या राज है? क्या वो ठीक नहीं हो सकती? शाही हकीम ने जेब से तस्वीर निकाली और उसे फेरने लगा और बोला, तुमने एक ही जुमले में कई सवाल पूछ डाले हैं जिनमें से एक का भी जवाब तुम्हें नहीं दिया जा सकता। नाग तख्त के करीब आकर एहतराम से एक तरफ खड़ा हो गया और बोला, मोहतरम, आपके पास जो इल्म है मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे साथ मेहरबानी कीजिए और हमें केटी, थ्योसोंग और अंबर के पास पहुंचा दीजिए। हम आपके इस एहसान को हमेशा याद रखेंगे। शाही हकीम ने कहा, केटी तुम सब लोगों की दुश्मन बन चुकी है, क्या तुम अपनी दुश्मन के पास जाओगे? मारिया बोली, हम उसे ठीक कर लेंगे, आप हमें उसके पास पहुंचा दीजिएगा। नाग ने मारिया की तायद करते हुए कहा, जी हाँ मेरे मोहतरम, आप हमें केटी के पास पहुंचा दें, हम उसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदल देंगे। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता रहा है। शाही हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, पहले जो कुछ होता रहा है उसको भूल जाओ, इस बार शायद तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, अच्छी तरह सोच लो। नाग और मारिया को यकीन था कि वो अगर अंबर, थ्योसोंग और केटी के पास पहुंच गए तो केटी पर जो तिलिस्म का असर हो गया है उसको खत्म कर देंगे। चुनाचे नाग और मारिया ने जब बेहद इसरार किया तो शाही हकीम तख्त पर से उठा और उस मेज के करीब आ गया जिस पर तिलिस्मी किताब अभी तक खुली पड़ी थी। उसने नाग से कहा, तुम और मारिया करीब आकर इस किताब के सफ़े को गौर से देखना शुरू कर दो। मैं तुम्हारे मजबूर करने पर तुम्हें केटी के पास भेज रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। नाग ने कहा, आप इसकी फिक्र न करें, हम इसके लिए जिम्मेदारी कबूल करते हैं। ठीक है, शाही हकीम बोला, इस किताब पर नजरें जमा दो। नाग और मारिया ने खुली किताब पर नजरें जमा दी। शाही हकीम ने कुछ पढ़कर किताब पर फूंक मारी। किताब के वर्क पर लिखी हुई इबारत गायब हो गई। फिर वहां वही सहरा दिखाई देने लगा। सहरा में जबरदस्त आंधी चल रही थी। शाही हकीम ने कहा, नाग और मारिया एक दूसरे का हाथ थाम लो और इस दुनिया से दूसरी दुनिया के सहरा में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मारिया ने नाग का हाथ थाम लिया और दोनों किताब के वर्क पर सहरा को तक रहे थे जहां बड़ी जोर की आंधी चल रही थी और रेत के भगोले शोर मचाते चक्कर खा रहे थे। फिर शाही हकीम की आवाज सुनाई दी, सहरा में उतर जाओ, सहरा में उतर जाओ। नाग और मारिया को महसूस हुआ कि कोई उन्हें पीछे से धकेल रहा है और फिर उनके पांव अपने आप जमीन से अलग हो गए और वो जैसे गोता लगाकर सहरा में उतर गए और तेज आंधी के भगोले उन्हें रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों की तरफ ले गए। आंधी और भगोलों का शोर इस कदर बुलंद था कि नाग ने चिल्लाकर मारिया से कहा, मारिया, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? नाग को महसूस हुआ कि उसका हाथ मारिया के हाथ में नहीं है। उसने एक बार फिर मारिया को चीख कर आवाज दी, मारिया तुम कहाँ हो? उसे मारिया की तरफ से कोई जवाब सुनाई ना दिया। वहां आंधी के शोर मचाते भगोलों की आवाज के सिवा कोई दूसरी आवाज नहीं थी। नाग ने गहरा सांस लेकर उकाब की शक्ल इख्तियार की और तेजी से फिजा में बुलंद हो गया। सहराई आंधी फिजा में काफी ऊपर तक चली गई थी। नाग ऊपर ही ऊपर उठता चला गया। जब आंधी का जोर कम हुआ तो उसने पहला काम यह किया कि फिजा को सूंघा। फिजा में मारिया की खुशबू नहीं थी। वो थक से रह गया। उसने फिजा में दाएं बाएं दूर दूर तक होता लगाकर देखा, सिवाय रेत के गुबार और चीखते चिल्लाते भगोलों के और कुछ नहीं था। नाग ने एक तरफ उड़ना शुरू कर दिया। यह सहरा बेहद वसी था। वह उड़ता चला गया। मारिया के साथ केटी, अंबर और थ्योसोंग की खुशबू भी उसे नहीं आ रही थी। नाग को अब ख्याल आने लगा कि उसने किताब में गोता लगाकर कहीं गलती तो नहीं की। वो केटी, थ्योसोंग और अंबर से मिलने के लिए इस अजनबी तूफानी सहरा में उतरा था और यहाँ आकर वो मारिया से भी महरूम हो गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। आंधी कम होने लगी थी। गर्दो गुबार बैठ रहा था। आसमान भूरा था। नीचे रेत के टीले दिखाई देना शुरू हो गए थे। नाग उन टीलों के ऊपर परवाज करने लगा। अचानक उसे दूर सहरा में एक इमारत दिखाई दी। नाग उस तरफ तेजी से उड़ने लगा। करीब जाकर देखा तो पता चला कि ये इमारत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी पहाड़ जितनी किताब है जो सहरा में खुली हुई है। उसके वर्क वसी दालानों की तरह हैं और पत्थर के बने हुए हैं। उन पर कदीम जुबान में लफ्ज छोटे छोटे टीलों की तरह उभरे हुए हैं। हर लफ्ज के अंदर गार हैं, मेहराबे हैं। नाग उन अल्फाज को बिल्कुल नहीं समझ रहा था। वह हैरान था कि सहरा में इतनी बड़ी पहाड़ जितनी पत्थर की किताब किसने बनाई है। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया और संगीन किताब के वसी सफ़े के एक पथरीले लफ्ज पर आकर बैठ गया। उससे यूं लगा जैसे उसके जिस्म में बिजली के करंट की लहरें दौड़ने लगी हैं। नाग जल्दी से उड़कर फिजा में बुलंद हो गया। आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज की अगली कहानी में, जिसका नाम है तिलिस्मी किताब।